हेलो स्टूडेंट्स। तो जो आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। तो आइए जानते हैं क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लेट अस स्टार्ट। इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में हम स्टडी करते हैं। क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम समझते हैं। तो सबसे पहले हमको ये जानना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमको क्या आइडिया दे रहा है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमको आइडिया दे रहा है कि किसी भी क्रॉस सेक्शन से कितनी एनर्जी क्या हो रही है क्रॉस। कितनी एनर्जी क्या हो रही है क्रॉस। किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से कितनी एनर्जी क्रॉस कर रही है। और यहाँ पर कौन सी एनर्जी की बात करेंगे हम। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो भी एनर्जी है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से कितनी कट कर रही है, उसको कितनी क्रॉस करके जा रही है, वो सारा हम किस में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में यहाँ पर हम बोलेंगे इट गिव्स अस एन आइडिया। इट गिव्स अस एन आइडिया अबाउट। it gives us an idea about energy crossing through given surface। अगर कोई सरफेस हमको गिवन है, अगर कोई सरफेस गिवन सरफेस है, उसके थ्रू कितनी एनर्जी क्रॉस करके जा रही है, वही हमको क्या बताता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और अगर हम बोले इलेक्ट्रिक फ्लक्स को एग्जैक्टली हम कैसे डिफाइन करेंगे, ये तो हमको आइडिया दे दिया, लेकिन डेफिनेशन इसकी क्या हो जाएगी। इट इज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। total number of electric field lines passing through any given surface। अगर कोई भी सरफेस आपको दी गई है, उससे कितने टोटल नंबर्स में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यहाँ पर जो टोटल की बात की गई है, टोटल की बात किस सेंस में की गई है, तो हम आइए इसको समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पर कोई चार्ज हमको दिया हुआ है क्यू चार्ज। अब इस क्यू चार्ज की वजह से अगर मेरे पास में ये सरफेस है, इस सरफेस से कितनी कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही है, अगर मुझे मैं निकाल दूं, तो वह जो फील्ड लाइंस पास करेगी सरफेस से, वो मेरा क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और फ्लक्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या शो कर रहा है कि कितनी एनर्जी इस सरफेस से क्रॉस होकर जा रही है। तो मैं क्या करूँगा, एक छोटे छोटे एरियाज में इसको सरफेस को डिवाइड कर लूँगा। छोटे छोटे एरियाज यानी कि डी ए मान लीजिए छोटी सी सरफेस का छोटा सा बहुत ही इनफाइनाइटली स्मॉल पार्ट है, ठीक है। ऐसे डी ए के थ्रू इस इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये क्या है हमारे पास में चार्ज की, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे हर डायरेक्शन में ऐसे निकल रही है इससे, ठीक है। लेकिन इस सरफेस से कितनी निकल रही है उसका कैलकुलेशन करने के लिए मैं क्या करूँगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्ट, मान लीजिए ये हमारे पास में क्या हो जाएगा डी ए वेक्टर, ठीक है। तो ऐसे इस डी ए वेक्टर्स को मैं अगर ऐड करता जाऊं, लेकिन किसके साथ ऐड करूं, तो फ्लक्स निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, क्या करने वाला हूं, इस पूरी सरफेस के लिए अगर मैं ई और डी ए वेक्टर को इंटीग्रेट कर दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, इस पूरी सरफेस के थ्रू कितना फ्लक्स जा रहा है वो मैं कैलकुलेट कर पाऊंगा। आगे प्रोसीड करते हैं। तो अभी हमारे पास में फॉर्मूला आ जाता है फाई इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ठीक है। इसी फॉर्मूले से हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या होता है, ठीक है। इसको रब कर देते हैं, शायद ये आप नोट कर लीजिए क्या आने वाला है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ते हैं इस फॉर्मूले के साथ, ठीक है। ये फॉर्मूला हमारे पास में आ जाता है कि फ्लक्स इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। यहाँ पर हम देखें, अगर इफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कांस्टेंट हो जाए,
तो हम इस फॉर्मूले को कैसे मॉडिफाई करेंगे देखते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो चुका है, कांस्टेंट हो चुका है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कांस्टेंट है, यानी कि उसकी डायरेक्शन भी कांस्टेंट रहेगी और उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। तो फ्लक्स कितना आ जाएगा, फ्लक्स आ जाएगा ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, और इस डी ए वेक्टर को हम बोल सकते हैं कंप्लीट एरिया वेक्टर। तो यहाँ पर हमको क्या पता लग रहा है, यहाँ देखिए, तो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी। तो फ्लक्स का सिंबल क्या है, फाई। ये फ्लक्स को शो कर रहा है। ये कौन सा फ्लक्स है हमारा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसका सिंबल क्या हो जाएगा, फाई। हम यहाँ पर सिंबल के फॉर्म में इसको शो कर देंगे। तो फाई इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर, ये हमारे पास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, यूनिट ऑफ फ्लक्स, यूनिट ऑफ फाई क्या होती है, इज, यूनिट ऑफ फाई क्या होती है, न्यूटन कूलम इनवर्स मीटर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और क्या हो सकता है, वोल्ट, वोल्ट न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको वोल्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है हमारा क्या होता है, ई इंटू एल। ठीक है, तो डी वी बाई डी एक्स से हम बोल सकते हैं। यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये वोल्ट मीटर, ये हमारी यूनिट हो जाएगी वोल्ट मीटर। ठीक है, तो ये यूनिट होगी, यूनिट ऑफ फाइव न्यूटन कूलम इनवर्स मीटर स्क्वायर और वोल्ट मीटर। ये हमारे पास में यूनिट्स के बारे में पता लग गया। इस पर किस तरीके से प्रॉब्लम्स बनती है उसको हम देखते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारे पास फॉर्मूला है, ई वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर इफ ई वेक्टर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये अगर कांस्टेंट गिवन है तो फॉर्मूला इस तरीके से हमको यूज कर लेना है। अब हम आगे क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए हमको क्या दिया हुआ है, इस तरीके की डिस्क दी हुई है, डिस्क दिया हुआ है, इसकी रेडियस आर दे रखी है। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको कैसी दी हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से दी हुई है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से दी हुई है और इसका एंगल, एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ ई वेक्टर विद प्लेन ऑफ डिस्क इज 60 डिग्री। फाइंड फ्लक्स थ्रू, फाइंड फाई थ्रू डिस्क, डिस्क के थ्रू कितना फाई बन जाएगा वो हमको कैलकुलेट करना है। तो सिंपल सी बात है, फ्लक्स निकालेंगे, ई वेक्टर और एरिया वेक्टर हम लिखते हैं। ई वेक्टर और एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर की जब हम बात करेंगे यहाँ पर, जो एरिया वेक्टर है वो हमको किस तरीके से लेना है, नॉर्मल टू द, नॉर्मल टू द नॉर्मल, जो भी इस, ये जो हमारी सरफेस है इसके हमको क्या लेना है, नॉर्मल। अब क्योंकि यहाँ पर वो कह रहा है, यहाँ पर एरिया वेक्टर बहुत ही आसानी से हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे, इससे परपेंडिकुलर जो भी डायरेक्शंस आ रही है वो सारी हमारी क्या है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। ई डॉट ए, तो थीटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी, कुछ इस तरीके से। ई वेक्टर हमारा ये है, एरिया वेक्टर ये है, और ये एंगल 60 डिग्री है। ये एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो थीटा इज 30 डिग्री। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, फ्लक्स कितना आ जाएगा, ई ए कॉस 30 डिग्री, और cos 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos 30 की वैल्यू होती है ई ए बाई √3/2। तो यहाँ पर √3 ई ए बाई 2 यहाँ पर हमारे पास में आंसर आ जाएगा। एरिया की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, √3a/2 इंटू ए इंटू पाई आर स्क्वायर। ये हमारे पास में टोटल फ्लक्स मिलके आ जाएगा। तो मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पर, एरिया वेक्टर। एरिया भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो हमको क्या जानना जरूरी हो जाता है यहाँ पर, एरिया वेक्टर को भी जानना जरूरी हो जाता है। तो लेट अस सी क्या होता है एरिया वेक्टर।
ताकि हम आसानी से एरिया वेक्टर को जज कर पाएंगे। ठीक है, तो एरिया वेक्टर निकालने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। एरिया वेक्टर, एरिया को हम क्या बोलेंगे, दो पार्ट में हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। दो तरीके की सरफेस है, एक ओपन सरफेस के लिए एरिया वेक्टर, ठीक है, एक ओपन सरफेस के लिए बात कर लेते हैं, और एक बात हो जाएगी क्लोज सरफेस के लिए। ओपन सरफेस के लिए डायरेक्शन वेक्टर है, यानी कि इंपॉर्टेंट बात क्या है, डायरेक्शन निकाल लेना। एरिया की अगर मैंने डायरेक्शन निकाल ली है तो यहाँ पर ओपन सरफेस क्लोज सरफेस दोनों के लिए मैं सॉल्व कर पाऊंगा। ओपन सरफेस अगर मेरे पास में है तो उसकी डायरेक्शन कैसे निकालूंगा, जैसे कि ये हमारे पास में क्या है, एक ओपन सरफेस जैसा है, ठीक है, तो इसकी दोनों डायरेक्शन पॉसिबल है, इसकी ये डायरेक्शन भी पॉसिबल है एरिया वेक्टर की, और इसी की डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी पॉसिबल है, अपवर्ड भी पॉसिबल है, डाउन में भी पॉसिबल है। लेकिन वी विल टेक, किसी भी एक को हम सेलेक्ट कर लेंगे, किसी भी एक को हम क्या कर लेंगे, सेलेक्ट। तो डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इन केस ऑफ ओपन सरफेस, कोई ओपन सरफेस है, इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ surface and choose one of directions, one of possible direction of n cap for a particular problem। कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है तो उसमें हमको क्या कर लेना है, कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है तो डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इन केस ऑफ ओपन सरफेस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सरफेस। जो सरफेस है तो उसके प्लेन के परपेंडिकुलर ले लेना चाहिए, ठीक। चूज वन ऑफ द पॉसिबल डायरेक्शन ऑफ एन कैप, या तो ये सेलेक्ट कर लिया या तो ये ले लेना है आपको, तो इसको आप क्रॉस कर, इसको नहीं लेंगे, ठीक है, ये वाली अगर सेलेक्ट कर लिए, इस ये एरो वाली डायरेक्शन एरिया वेक्टर की मानेंगे तो इसको कैंसिल भूल जाना है हमको, अगर उसको माना है तो इसको भूल जाना है, कोई एक हमको चूज कर लेनी है। तो इस तरीके से हम ओपन सरफेस के केस में एरिया वेक्टर की डायरेक्शन को जज कर लेंगे। क्या जज कर लेंगे, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इन केस ऑफ ओपन सरफेस। लेकिन क्लोज सरफेस में क्या होगा, क्लोज सरफेस के बारे में भी बात कर लेते हैं, तो देखते हैं क्लोज सरफेस में क्या होता है, ठीक है। अब बात करते हैं सिर्फ क्लोज सरफेस की, ठीक है, ओपन सरफेस हमारा हो गया, अब बात करते हैं क्लोज सरफेस, एरिया वेक्टर, और यहाँ पर हम बात करेंगे क्लोज सरफेस। तो बना लेते हैं कोई क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस में हम देखते हैं जैसे कि ये वाली कोई इस टाइप पे कोई शेप है, ठीक है, थोड़ा सा इसको बनाएंगे ढंग से, ठीक है, इस तरीके से हमारे पास में, ये हमारे पास में क्या है, क्लोज सरफेस। तो यहाँ पर एरिया वेक्टर क्या होगा, ये एन कैप, इसके लिए क्या हो जाएगा, एन कैप, हर सरफेस के लिए इसके लिए क्या हो जाएगा, एन कैप। तो जो यहाँ पर हम ज्योमेट्रिकली बोर्ड की 3D का डायग्राम है, 3 डायमेंशनल है, कैसा सरफेस है, कैसी सरफेस बोलते हैं इसको हम, क्लोज, जो सब तरफ से बंद है उसको बोल देते हैं क्लोज सरफेस। अगर वो क्लोज सरफेस है तो क्या होती है डायरेक्शन, तो is डायरेक्शन इज नॉर्मली आउटवर्ड, नॉर्मली आउटवर्ड फ्रॉम द सरफेस। जो सरफेसेस है उनके नॉर्मली, नॉर्मली यानी क्या होता है, नॉर्मली इज 90 डिग्री, कोई भी 90 डिग्री पर जो डायरेक्शन है
और वो कैसी है, आउटवर्ड डायरेक्शन। तो वो हमारी क्या हो जाएगी, क्लोज सरफेस की डायरेक्शन हो जाएगी, जिसको हम एन कैप से बता रहे हैं। तो इससे 90 डिग्री क्या हो जाएगा, एकदम इसके 90 डिग्री। ये सब क्या है, इसके यहाँ से ये कितना एंगल है, 90 डिग्री। ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ये एंगल कितना हो जाएगा भाई, 90 डिग्री। ये सारे एंगल्स क्या है, 90 डिग्री पर है। तो इस तरीके से हम क्रॉस सरफेस के केस में एरिया वेक्टर डिसाइड करेंगे। ठीक है, अब हम आसानी से ई डॉट ए में ई और ए के बीच के एंगल को जज कर पाएंगे और आसानी से फ्लक्स निकाल लेंगे। ठीक बात है, आगे हम बढ़ते हैं। ठीक, फ्लक्स में ही हम क्वेश्चंस देखेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं इसमें। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर मैं कर दूं और फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करूं तो क्या होता है। उसके क्वेश्चंस क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड रखूंगा। और क्वेश्चन नंबर, ये हमारे पास में क्या, एक डिस्क है, इसकी रेडियस r है और इस तरीके से हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है। क्या पास हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे पास हो जा रही है। E is parallel to the plane of surface. Find flux through disk. तो फ्लक्स क्या हो जाएगा यहाँ पर, फ्लक्स कैसे निकालेंगे, ई वेक्टर और एरिया वेक्टर का हमको क्या कर लेना है, डॉट प्रोडक्ट। तो फ्लक्स इज ई वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर। ई वेक्टर और एरिया वेक्टर ई ए कॉस ऑफ थीटा, और यहाँ पर थीटा इज 0 डिग्री, क्योंकि ई वेक्टर is parallel to plane of surface। तो एरिया वेक्टर भी क्या आ जाएगा इसमें, एरिया वेक्टर कितना आ जाएगा, यहाँ पर थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। कैसे, ये हमारे पास में एन कैप है और ये हमारे पास में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये एंगल कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। ई ए कॉस 90 के हिसाब से ई ए कॉस 90 और ई ए कॉस 90 डिग्री है, इसलिए फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरीके से हम क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को वेरी करवा देते हैं। ठीक है, क्या हुआ इन वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इस तरीके से चेंज हुआ कि एक्स आई कैप प्लस बी वाई स्क्वायर जे कैप, और हमारे पास में हमको सरफेस दी गई है, इसको थोड़ा सा शेप में बना लेते हैं। ये x, ये y और ये हमारे पास z। इस तरीके से हम अगर इसको मान लें तो फाइंड फ्लक्स थ्रो क्यूब विद लेंथ l लेंथ का अगर क्यूब है, इसके थ्रू फ्लक्स निकालना है। तो फ्लक्स निकालना है तो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, डीलिंग विद एक्स में डील करेंगे, और नेक्स्ट हम डीलिंग विद वाई। जो वाई है हमारा, उस वाई के अकॉर्डिंग हम
सोचते हैं। तो एक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी अलग हो रहा है, वाई में अलग से हो रहा है। तो एक्स में कंपोनेंट का यही फायदा है, डायरेक्शन हम ब्रेक कर लेंगे, इसका इफेक्ट इस पर नहीं आता और इसका इफेक्ट इस पर नहीं आता, ये हमको क्लियरली पता है। तो एक्स एक्सेस पर हम में अगर देखें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, ओ वाई में क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में कितना है, ए एक्स। तो अगर यहाँ पर अगर हम 0 0 0 लिया है हमने, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये एल डिस्टेंस पर है, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस सरफेस के लिए अगर हम देखें, इस सरफेस को अगर आप कंसीडर कर रहे हो, तो यहाँ तो ई एक्स क्या है 0, लेकिन यहाँ पर ई एक्स क्या है, एक्स की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर एक्स की एट एक्स इक्वल्स टू 0, ई इज 0। तो फ्लक्स बनेगा क्या, कोई कुछ भी एरिया हो तो क्या आ जाएगा, ई ए कॉस 0 डिग्री, लेकिन ई की वैल्यू ही 0 है, फ्लक्स कितना आ जाएगा 0। इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 हो जाएगा तो फ्लक्स ही कुछ नहीं बनने वाला, इतना करने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो डायरेक्ट हम बोलेंगे कि फ्लक्स क्या आ जाएगा, हमारा 0 आ जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं कि x इक्वल्स टू एल, तो ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a इंटू एल, कितनी आ रही है इसकी वैल्यू, a इंटू एल आ जाएगी। ए एल के हिसाब से इसका एरिया कितना है, तो फ्लक्स कितना आ जाएगा, ए एल ई इंटू एरिया, एरिया इज एल स्क्वायर, तो फ्लक्स कितना आ रहा है, ए एल क्यूब, कितना आ रहा है फ्लक्स, ए एल क्यूब आ जाएगा, फ्लक्स कितना आ जाएगा, फ्लक्स ए एल क्यूब आ जाएगा। नेक्स्ट जब वाई में बात करें, तो वाई में क्या आ रहा है, ई की वैल्यू 0 आ रही है एट वाई इक्वल टू 0, ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई की वैल्यू आ जाएगी बी इंटू एल स्क्वायर, बी एल स्क्वायर एट वाई इक्वल्स टू एल, वाई इक्वल टू एल, यानी कि यहाँ पर तो ई वाई क्या है 0, लेकिन यहाँ पर क्या है, ई वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी एल स्क्वायर, बी एल स्क्वायर आ जाएगा। इस बी एल स्क्वायर के अकॉर्डिंग फ्लक्स कितना बन रहा है, कितना बन जाएगा भैया, बी एल स्क्वायर और ये एरिया अलग से एल स्क्वायर, तो टोटल जो फ्लक्स बन रहा है बी एल 4 बन जाएगा। एक फ्लक्स इधर से आ रहा है एल क्यूब बी एल 4, तो टोटल फ्लक्स कितना आ रहा है, टोटल फ्लक्स कितना बन रहा है, टोटल फ्लक्स बन रहा है ए एल क्यूब प्लस बी एल 4, बी एल 4। तो ये हमारे पास में फ्लक्स के बारे में पूरी जानकारी हो जाएगी, ठीक। नेक्स्ट हम एक और केसेस लेते हैं, तो ये वेयरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का केस, कैसा केस हुआ, ये वेयरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड वाला केस था। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अगर किसी भी पॉइंट चार्ज है, उस पॉइंट चार्ज की वजह से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी पॉइंट चार्ज है, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आएगा। मान लीजिए एग्जांपल के थ्रू समझे, तो ये हमारे पास में क्यू चार्ज है, ठीक है। इस क्यू चार्ज को हमने एक स्फीयर के सेंटर पर रख दिया है, एक स्फीयर है कंसेंट्रिक सेल है स्फीयर, उसके सेंटर पे मैंने क्यू चार्ज रख दिया। फाइंड फ्लक्स थ्रू द स्फीयर, फाइंड फ्लक्स फाई थ्रू द स्फीयर विद रेडियस आर रेडियस का फ्लक्स निकालना है हमको। तो कैसे अप्रोच करेंगे इसको, तो ये हमको क्या दे रखा है, ये हमको, ठीक है। तो यहाँ पर हम जाते हैं अगर, तो क्या निकल, इस क्यू की वजह से हमको निकालना है क्या, फ्लक्स। तो इस क्यू की वजह से हमको पता है फील्ड लाइंस कैसे जाती है, चारों तरफ इस तरीके से फैली रहती है, फील्ड लाइंस चारों तरफ फैली हुई है, हर डायरेक्शन में ये फील्ड लाइंस फैल चुकी। इस स्फीयर में कितनी फ्लक्स
यानी कितनी एनर्जी को अपने थ्रू क्रॉस करवाया, उसी को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, छोटा सा एलिमेंट लिया हमने, जो एलिमेंट है हमने बहुत छोटा लिया है, इसको हम बोलते हैं डी ए। तो डी ए एलिमेंट लिया और ऐसे डी ए कर कर मैं जोड़ दूंगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या आ रही है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन भी क्या आ रही है, इलेक्ट्रिक जो फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या आ जाएगी यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन भी इधर आ जाएगी। ई वेक्टर इज पैरेलल टू डी ए वेक्टर, डी ए वेक्टर यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, क्या बोल देंगे कि जो ई वेक्टर इज पैरेलल तो थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। तो फ्लक्स क्या होता है, ई वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर। ई वेक्टर जो है यहाँ पर, तो ठीक है, इसी का हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। इसी इंटीग्रेशन अगर हम कर देंगे इस पूरे सरफेस के लिए, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, हम फ्लक्स को फाइंड कर पाएंगे। कैसे निकालेंगे भाई फ्लक्स को, ई वेक्टर है तो ई इसको क्या बोलेंगे, ई इंटू डी कोस 0 डिग्री। तो फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ जाएगा यहाँ पर और डी ए यहाँ पर बचेगा। ठीक बात है, इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। तो फ्लक्स कितना आ जाएगा यहाँ पर, फ्लक्स क्या आ जाएगा, ई क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पर, यहाँ से आर डिस्टेंस पर क्या होता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है। और एरिया की बात करें तो एरिया कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, फ्लक्स, फ्लक्स आ जाएगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये फ्लक्स हम निकाल सकते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। ये हमने सीख लिया कि क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसका फॉर्मूला क्या होता है, और उसमें 2-3 तरीके के क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए हैं। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि गॉस लॉ क्या होता है। गॉस लॉ पर चलते हैं। गॉस लॉ, गॉस लॉ की बात करते हैं। गॉस लॉ, गॉस लॉ एक लॉ है और लॉ क्या कर रहा है यहाँ पर, इट इज ए मैथमेटिकल रिलेशन, इट इज ए मैथमेटिकल, एक मैथमेटिकली रिलेशन है, इट इज ए मैथमेटिकल रिलेशन, एक मैथमेटिकल रिलेशन है अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ। गाउस लॉ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस, कोई भी क्लोज्ड सरफेस अगर है, और एक स्पेशल वर्ड यूज किया जाएगा यहाँ पर क्लोज सरफेस के साथ में, गॉस का नियम है तो गॉसियन एक सरफेस, ठीक है, क्लोज सरफेस और इमेजिनरी गॉसियन सरफेस, इमेजिनरी गॉसियन सरफेस है। So it is a mathematical relation according to Gauss law. Total electric flux through any closed surface or imaginary Gaussian surface is equal to the product of charge enclosed, product of charge enclosed by product of charge enclosed, product of charge enclosed and 1 by epsilon naught। यानी कि कहने की बात क्या हो जाएगी कि जो फ्लक्स है फाई दैट इज E डॉट डी ए वेक्टर इक्वल्स टू चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या आ जाएगा, चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एग्जांपल के थ्रू समझते हैं गॉस ने क्या बताना चाहा है। गॉस ने बताया कि आपको तो एक गॉसियन, इमेजिनरी गॉसियन सरफेस मान लेनी है। उस गॉसियन, इमेजिनरी जो गॉसियन सरफेस है उसने कितने चार्ज को कवर कर लिया है, उतना ही उसको अगर आप एप्सिलॉन नॉट के साथ 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको तो फ्लक्स मिल जाएगा। तो फ्लक्स को इनक्लोज चार्ज से रिलेट करने की कोशिश
हमारे रिलेट किया गया है गॉस के लॉ ने। ठीक है, क्वेश्चंस एग्जांपल के लिए मान लीजिए ये हमारे पास में एक हेमिस्फीयर है, इस हेमिस्फीयर के यहाँ हमने चार्ज रख दिया है। ठीक है, यहाँ पर यही हेमिस्फीयर है और इस हेमिस्फीयर के बाहर मैंने चार्ज रख दिया है, वो क्या होगा, और यही हेमिस्फीयर है और इस हेमिस्फीयर के इस जगह पे मैंने चार्ज रख दिया है। ठीक है, क्यू यहाँ रखा, क्यू यहाँ रखा, क्यू यहाँ रखा हुआ है, क्यू। तो फ्लक्स बताना है आपको, तो फ्लक्स बताने के लिए हम क्या करेंगे, हम क्या करना है, इमेजिनरी गॉसियन सरफेस हमको अज्यूम कर लेनी है जो इसको कवर कर लेती है। इस केस में हम इमेजिनरी गॉसियन सरफेस मान लेते हैं, एक स्फीयर है पूरी, एक स्फीयर को मान लेते हैं इमेजिनरी गॉसियन सरफेस, एक स्फेरिकल, ये हमारे पास में क्या है, डॉटेड लाइन क्या शो कर रही है, इमेजिनरी गॉसियन सरफेस। तो फ्लक्स क्या होगा, इनक्लोज चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इनक्लोज चार्ज क्या है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये तो फुल स्फीयर की वजह से है, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट की वजह से, ठीक है, स्फीयर। लेकिन फ्लक्स मुझे निकालना है थ्रू हेमीस्फीयर, थ्रू हेमीस्फीयर, इट इज हाफ ऑफ, जो स्फीयर का आंसर मिल रहा है उसका बाय 2 कर दूंगा तो मुझे पूरा आंसर मिल ही जाएगा, क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भी क्या करना है, अब हमको यहाँ पर निकालना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, गॉसियन सरफेस हमने क्या ली है, ठीक है, यहाँ पर गॉसियन सरफेस क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट है। अगर मैं गॉसियन सरफेस यहाँ पर क्या मानूं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर गॉसियन सरफेस इस तरीके की मान लूँ, एक हेमिस्फीयर की फॉर्म में ही अगर मैं मान लूँ, तो क्या इसने चार्ज इनक्लोज किया हुआ है, क्या इसने चार्ज इनक्लोज किया हुआ है क्या, ठीक है। तो अगर स्फीयर का आंसर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है, तो यहाँ पर इनक्लोज चार्ज फ्लक्स निकालना है, ठीक है, तो फ्लक्स कितना आ जाएगा, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू इनक्लोज्ड क्या है, 0। इस तरीके से हम आंसर निकाल लें। यहाँ पर भी अगर मैं इसको मान लूँ, तो इसको अगर गॉसियन सरफेस मान लूँ तो फ्लक्स कितना आ जाएगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इनक्लोज चार्ज कितना है, क्यू है, और क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये, अब हम बात करते हैं गॉसियन सरफेस को किस तरीके से सेलेक्ट किया जा रहा है, उस पर बात करें। अगर सोचते हैं उस पर किस तरीके से, 2 पॉइंट हमको गॉसियन सरफेस को सेलेक्ट करते हुए याद रखने हैं। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस अगर है उसका हम कैसे सिलेक्शन करें, सिलेक्शन ऑफ गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस को कैसे सेलेक्ट करेंगे उस पर अगर हम ध्यान दें तो पहले पॉइंट की बात करें, गॉसियन सरफेस should be such that at every point of surface electric field E vector electric field is either constant or zero। फील्ड इज आइदर कांस्टेंट, या तो कांस्टेंट मिल जाए हमको या फिर 0 मिल जाए। सेकेंड है एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर should be
should be 0 degree, 180 degree, 90 degree. ठीक है. So selection of Gaussian surface should be such that at every point of the surface electric field is either constant or zero, या फिर area vector and electric field vector should be 0 degree, 180 degree and 90 degree for Gaussian surface. तो क्या गॉस लॉ की हेल्प से हर एक सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. गॉसियन सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, यानी गॉस लॉ के थ्रू अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, उसके लिए पर्टिकुलरली हमको क्या करना पड़ेगा? पर्टिकुलरली हमको क्या करना चाहिए? पर्टिकुलर हमको हाईली सिमेट्रिक बॉडी, हाईली सिमेट्रिक सरफेसेस को ही लेंगे अगर हम, तभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं. अनसिमेट्रिक अगर गॉसियन सरफेस हमने ली है तो वहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना हमारे लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा. तो सिमेट्री इज इम्पोर्टेंट फॉर द अप्लाइंग और द एप्लीकेशन ऑफ द गॉस लॉ. गॉस लॉ को अप्लाई करेंगे उसके लिए हमको सिमेट्री ध्यान में रखनी होगी. तो सिमेट्री को ध्यान में रखते हुए ही हम गॉस लॉ को अप्लाई करते हैं. तो नोट लिख सकते हैं यहाँ पर, इट इज दिस गॉस लॉ. हम इसको रिफ्रेज करते हुए तो लिखते हैं इस तरीके से कि गॉस लॉ इज वैलिड एवरीवेयर. गॉस लॉ इज वैलिड एवरीवेयर, हर जगह एवरीवेयर वैलिड है, एवरीवेयर, बट इट इज only possible to calculate electric field through this law. ये जो लॉ है, इस लॉ के थ्रू गॉस लॉ इज वैलिड एवरीवेयर, बट इट इज only possible to calculate electric field through this law in case of highly symmetric systems. Highly symmetric Gaussian surface. Gaussian surface हमको कैसी लेनी होगी? हाईली सिमेट्रिक. तो आइए हम 3 तरीके के एप्लीकेशन के थ्रू हम गॉस लॉ कहाँ अप्लाई करेंगे, और मोस्टली हम सारे सिमेट्रिक सिस्टम्स के लिए हम इसको अप्लाई कर लेते हैं. चलो, तो आप इसको नोट करेंगे. आगे बढ़ते हैं. First, this is application of Gauss law. Application of Gauss law. Gauss law को अप्लाई करेंगे. तो फर्स्ट केस क्या आएगा इसमें? फर्स्ट केस आ जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, ठीक. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, और वायर में जो हम कैसा लेने वाले हैं वायर, तो जो वायर है हमारा कैसा रहेगा? वायर और एक कंडक्टर, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर और कंडक्टर. वायर ही हम इसको नोट कर लेते हैं. नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं. मान लीजिए हमारे पास में वायर है, ठीक है. तो वायर कुछ इस तरीके से हमारे पास में है और इसका चार्ज हमको दे रखा है, ठीक है. इनफिनिटी लॉन्ग वायर, और ये कैसा है वायर हमारे पास में? ये नॉन कंडक्टिंग है. कैसा है ये? नॉन कंडक्टिंग है. और इसको हम समझ लेते हैं क्या है क्या नहीं. तो हम क्या करेंगे? गॉसियन सरफेस, ये हमारे पास में क्या रहेगी? गॉसियन सरफेस. अब देखिए आप,
कैसी सरफेस है, गॉसियन सरफेस। हमने जानबूझ के लिए जो सेकंड वाला पॉइंट है ना, जो हमने लिखा है सिलेक्शन ऑफ गॉसियन सरफेस, उसमें सेकंड वाले पॉइंट पे हमको आइडिया मिलेगा। ये तो इनफाइनाइट तक जा रही है, इधर ये इनफाइनाइट तक जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको तीन सरफेस में तोड़ लेते हैं गॉसियन सरफेस। नंबर 1, सरफेस नंबर 2, सरफेस नंबर 3। इस सरफेस में जब एलिमेंट हमने लिया तो एरिया वेक्टर तो ऐसे आ रहा है, लेकिन जो हम अगर एक चार्ज को अगर यहाँ रखें तो वो किधर जाएगा, वो प्लस है चार्ज की वजह से ये इधर जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा, इधर आ जाएगा। इस पर अगर हम माने तो एरिया वेक्टर क्या होता है, सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस से आउटवर्ड नॉर्मल होगा, आउटवर्ड नॉर्मल डी ए वेक्टर है और ई वेक्टर भी इधर है। ऐसे ही अगर मैं इसको मान लूँ, डी ए वेक्टर ऐसे है और ई वेक्टर ऐसे है, इनकी वजह से क्या फ्लक्स बन रहा है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो जस्ट इस सरफेस के थ्रू निकल जा रही है। तो टोटल फ्लक्स इक्वल्स टू चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या आता है, चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स थ्रू फर्स्ट सरफेस, फ्लक्स थ्रू सेकंड सरफेस, फ्लक्स थ्रू थर्ड सरफेस इक्वल्स टू इनक्लोज चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर मुझे पता है कि ये एल लेंथ है और चार्ज, लीनियर चार्ज डेंसिटी गिवन, आपको गिवन लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा हमको गिवन है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इनक्लोज चार्ज निकालेंगे। इनक्लोज चार्ज क्या आ जाएगा, लैम्डा इंटू एल, लैम्डा इंटू एल। यहाँ से ये डिस्टेंस आर है, ठीक है। तो फ्लक्स इन 1 इक्वल टू फ्लक्स इन 3 इक्वल टू 0, बिकॉज E इंटू डी ए कॉस 90 डिग्री और कॉस 90 is 0, पूरा 0 बन जाएगा। अब बात कर लेंगे फ्लक्स ड्यू टू सरफेस 2। सरफेस 2 जो है हमारी, उसकी वजह से फ्लक्स निकालेंगे। क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू इनक्लोज चार्ज, इनक्लोज चार्ज इज लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इसी को बोलेंगे। और एक फ्लक्स हमको पता है क्या हुआ यहाँ पर, ई इंटू एरिया वेक्टर, ई इंटू एरिया वेक्टर। क्या आ जाएगा यहाँ पर, ई और एरिया वेक्टर का एंगल अगर हम देखें क्या आ जाएगा, ई इंटू डी ए कॉस 0, क्या आ जाएगा, ई और डी ए। ई और डी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, डी ए यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया, ये कर्व्ड एरिया 2 पाई आर एल, 2 पाई आर इंटू एल, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लिख लें इसको, फ्लक्स थ्रू टू कितना जाएगा, तो E इंटू 2 पाई आर एल और इनक्लोज चार्ज लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एल से एल कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। थैंक यू।